कितामपुरा नाम का एक गांव था जहां पर आदित्य पकौड़ा बेचा करता था। बारिश का समय था और सब बारिश में आदित्य की दुकान में पकौड़ा खाने के लिए आया करते थे। एक दिन काफी जोर से कितामपुरा में बारिश आने लगी और तभी एक आदमी आदित्य के पास आता है। आदित्य, जल्दी दुकान बंद करो और निकलो, गांव में बाढ़ आने वाली है। क्या सच में? हाँ भाई, सच में, जल्दी निकलो। आदित्य अपनी दुकान बंद करके गांव से बाहर चला जाता है और गांव में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। सिर्फ मनोज के खेत को छोड़कर सारे गांव वालों के खेत खलिहान उजड़ चुके थे। गांव में भूखमरी का समय आ चुका था। अब हम क्या खाएंगे? पूरे गांव के खेतों को तो बाढ़ उजाड़ कर ले गई। कोई बात नहीं, आप सब मुझसे अपने खाने के लिए सब्जियां खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरे खेत को ही इस बाढ़ में कुछ नहीं हुआ। आदित्य अपनी पकौड़े की दुकान को एक बार फिर गांव में खोल लेता है, मगर उसके पास पकौड़े बनाने की सामग्री नहीं होती, तो वो मनोज सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाता है। अरे मनोज भाई, 3 किलो प्याज देना। और कितना भाव हो गया प्याज का? 70 रुपए किलो प्याज का भाव चल रहा है भाई। क्या 70 रुपए? वो भी 1 किलो के? मनोज भाई, ये गलत है। आपको पता है कि गांव की स्थिति क्या चल रही है। लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और उनके खेत भी तहस नहस हो चुके हैं। उनके कमाने का स्रोत ही खेती है। इस समय लोगों की मदद की जगह आप लोगों को लूटने में लगे हैं। अरे आदित्य, तुम अपना पेट भरो ना। तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें इतना दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? गलत है, बहुत गलत है ये मनोज। आदित्य लोगों के उजड़े हुए खेतों को देखता है और कहता है, एक समय था जब ये सब लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, मगर ये सब कुछ बंजर सा लग रहा है। एक दिन इनकी सालों की मेहनत को डुबा ले गया। गांव में भुखमरी छाई है, लोग बीमार हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। आदित्य गांव की स्थिति को लेकर उदास था। तभी उस उजड़े खेत पर एक मनुष्य चमत्कारी रूप से आ जाता है। मैं समुद्र का राजा हूँ। ये जो बाढ़ तुम्हारे गांव में आई थी, ये मेरी ही गलती की वजह से आई थी। मुझे क्षमा कर देना बेटा। जब बारिश हद से ज्यादा आने लगी तो मैं अपने समुद्र की सीमा को अपने संतुलन में नहीं रख पाया, जिस वजह से इस गांव में बाढ़ आ गई। आज गांव में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। बताओ, तुम इन गांव वालों की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं अपना जीवन अकेले जीता रहा हूँ। इन गांव वालों को छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। ये गांव वाले ही मेरा परिवार हैं। मैं जानता हूँ आदित्य, तुम पकौड़े बेचा करते थे ना। आदित्य, मैं जो वस्तुएं तुम्हें दे रहा हूँ, इनसे गांव वालों की मदद करना जब तक उनके खेत फिर से खिलखिला ना उठे। समुद्र लोक के राजा हाथ आगे करते हैं और उनके हाथ में एक कढ़ाई आ जाती है और राजा वो कढ़ाई आदित्य को दे देते हैं। इस कढ़ाई का मैं क्या करूं महाराज? पकौड़े बनाने के लिए प्याज और तेल की भी जरूरत है, वरना मैं पकौड़े बेचकर गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तुम्हें तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें तुम पानी डाल देना और किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ में आए हुए पत्थर को इस कढ़ाई में डाल देना, वो पकौड़े बन जाएंगे। आदित्य कढ़ाई को लेकर अपने घर चला जाता है और कढ़ाई में पानी डालता है और फिर उसके अंदर पत्थर डालता है। पत्थर थोड़ी देर बाद पकौड़े में बदल जाते हैं। ये तो सच में पकौड़े में बदल गए। मैं कल से ही गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, वो भी एकदम कम दामों में। आदित्य गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास से पकौड़े लेने आता है। मुझे थोड़े पकौड़े दे दो बेटा। मेरी एक छोटी लड़की है, उसने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दे दो बेटा, थोड़ा खाने के लिए पकौड़े दे दो।
बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी देता हूँ। इसके पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखिए। और ये लीजिए, एक प्लेट अभी यहीं खा लीजिए। जैसे ही वो आदमी उन पकौड़ों को खाता है तो मानो जैसे उसमें एक नई जान सी आ गई हो। खाते ही वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। ये तो चमत्कारी पकौड़े हैं। इसे खाते ही मेरी पीठ का दर्द गायब हो गया और मैं तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। ये जादुई पकौड़े हैं। इसे मैंने पत्थर से बनाए हैं। इसे खाकर लोगों की बीमारी भी ठीक हो जाती है। आदित्य उस आदमी को सारी बातें बताता है और धीरे धीरे करके सब आदित्य के पकोड़े की दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। जो कोई बीमार था वो सारे लोग पकोड़े खाकर ठीक होने लग गए थे। ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जितना खाओ उतना ही कम लगता है, मन भरता ही नहीं है। हाँ, सही कह रही हो। और तो और इन पकौड़ों ने मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक की है। मैं आदित्य का बहुत आभारी हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में उसने हम गांव वालों का बहुत साथ दिया है। गांव में हर जगह सिर्फ आदित्य के जादुई पकोड़े की ही चर्चा हो रही थी। ये सब देखकर मनोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इन लोगों को क्या हो गया है? कोई मुझसे सब्जियां खरीदता ही नहीं है। सब ये आदित्य के उन पकोड़ों के कारण हुआ है। सोचा था कि नया मकान और बंगला खरीदूंगा, मगर उन पकोड़ों ने मेरे सपने तोड़ दिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनोज मन ही मन कुछ योजना बनाने लगता है। तभी उसके पास गांव के प्रधान आते हैं। अभी तो सब्जियां कम से कम दामों में बेचना शुरू कर दो मनोज, नहीं तो तुम्हारी नई दुकान डूब जाएगी और कभी बाहर नहीं आ पाएगी और तुम कभी संभल नहीं पाओगे। गांव की स्थिति वक्त के साथ ठीक होती जा रही है। भूखमरी भी आदित्य ने खत्म कर दी है। आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, मगर ये जादुई पकौड़े आदित्य बनाता कैसे है? उसे समुद्र के राजा ने एक कढ़ाई दी थी जिसमें पत्थर डालने के बाद वो पकौड़े में बदल जाते हैं। और तो और उसमें तेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो सोच रहा हूँ कि गांव वालों की सहमति से इस गांव का नाम पकौड़ा गांव रख दूं। आखिर हमें पकौड़ों ने ही तो जिंदा रखा है। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब आदित्य अपनी दुकान बंद करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर मनोज आता है। आदित्य, मैंने अभी देखा कि समुद्र के किनारे कोई बच्चा फंसा हुआ है। मुझे तैरना नहीं आता, मगर शायद तुम उसे बचा लो। क्या? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आदित्य तुरंत समंदर की तरफ भागता है और मनोज अपने आप से कहता है, ये तो सच में बेवकूफ बन गया। अब मैं इसकी दुकान से वो कढ़ाई चुरा लूंगा। फिर कौन बनाता है जादुई पकौड़े, मैं भी देखता हूँ। मनोज कढ़ाई सिर पर रखकर जाने लगता है। तभी एक बड़ी रोशनी उसे दिखाई देती है और उसके सिर से वो कढ़ाई नीचे गिर जाती है। ये कैसी रोशनी है? तभी वहाँ पर समंदर के राजा आ जाते हैं। अपने आप को संभालो और देखो, मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ। एक बच्चा था जो किटामपुरा का ही रहने वाला था। वो दिन रात लोगों की मदद करने में ही लगा रहता था। माँ जी, लाइए, मैं आपका ये भार उठा लेता हूँ। वो उस बुढ़िया की मदद करता है। उसका भारी सामान उसके घर तक पहुंचा देता है। उसके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। कई कई दिनों तक वो सिर्फ समुद्र के तट पर रहता है, बिना कुछ खाए पिए। जब कोई बात करने के लिए नहीं होता है तो वो कुत्तों के साथ बातें करता है, मगर वो बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है। आज तो बहुत सारा खाना मुझे मिल गया, मगर मैं अकेला खाकर अपना पेट क्यों भरूं? चलो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना खाना बांट लेता हूँ। तेज बारिश में उसके सिर पर छत भी नहीं हुआ करती थी, मगर मैंने उसे टूटते हुए नहीं देखा। और जब किसी गांव वाले की मदद करने की बात आई तब मैंने कभी उसे इनकार करते नहीं देखा। एक दिन प्रधान उसे देखते हैं तेज बारिश में। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
कि तुम गांव वालों की बहुत मदद करते हो। मेरे पास घर नहीं है ना प्रधान जी, और मेरा कोई है भी नहीं, तो मैं गांव वालों की ही मदद करता हूँ। ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूं ना, मुझे अपने पिता की तरह ही समझो बेटा। चलो बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? जी, मुझे पकौड़े खाना बहुत बहुत पसंद है। ये कहानी आदित्य की है, जिसके पास कुछ नहीं था, मगर जो कुछ भी था उससे भी वो लोगों की मदद ही करता था। और एक यहाँ तुम हो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी किसी की मदद नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब जब सबके खेत खलिहान बढ़ेंगे, तुम्हारे सिर्फ घटेंगे। जब भी इस गांव में बारिश आएगी, तुम्हारे खेत और खलिहान नष्ट हो जाएंगे, मगर गांव वालों के खेत एक नई सुबह की तरह खिलेंगे। मनोज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य भी अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। और प्रधान सारे गांव वालों की सहमति से गांव का नाम कितामपुरा गांव से पकौड़ा गांव रख देते हैं। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियां बीनी हैं? मैंने 15 लकड़ियां बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियां चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में प्रतियोगिता क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब, राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे, तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिपकर देखा कि एक राक्षस तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है। क्या हमें इसके पास जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस को पत्थर मारे गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा, मैं समुद्र किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसलिए मेरी जाति के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा राक्षस नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर राक्षस के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे, राक्षस से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने तीनों को रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। सरकार ने जंगल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बुढ़िया, ज्यादा दिमाग ना चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार ले आया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब पकेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया।
तुमने अभी पिछला उधार ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई। इस तरह तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चले जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लेना। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है। वड़ा पाव की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर राक्षस जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे नाराज तो नहीं हैं? मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन राक्षस ने जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो राक्षस बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस लौट आया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। राक्षस एक पेड़ के ऊपर छिपकर रहता था। जैसे ही राक्षस ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अधिकारी रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं हैं। वहाँ हम लोगों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा धंधा शुरू किया है? चाउमीन की रेहड़ी लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे पकौड़ा चाउमीन बनाकर खिलाती थी। पकौड़ा चाउमीन? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों ना दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। साधारण चाउमीन तो बहुत से लोग बेच रहे होंगे, और अगर तुम पकौड़ा चाउमीन बेचोगे तो तुम्हारे ठेले पर बहुत से ग्राहक खींचे चले आएंगे। राक्षस चाचा, इस बार मैं मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक अच्छे राक्षस हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। अंकल, जंगल में एक राक्षस रहता है, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। राक्षस हम सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो राक्षस मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे निकाल दिया।
जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। लगता है राक्षस के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम राक्षस को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने राक्षस को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को राक्षस के साथ देखकर दंग रह गए। राजू राक्षस को मुंबई ले आया और उसने राक्षस को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। अब रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे राक्षस का दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने राक्षस की मदद न की होती तो आज वे राक्षस के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है।